जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का पार्ट 5। दोस्तों, चैप्टर चल रहा है विद्युत क्षेत्र एवं आवेश और इस चैप्टर में आवेशों के बारे में हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं और विद्युत क्षेत्र पिछले वीडियो में हमने शुरू कर दिया है। दोस्तों, अब तक ये जान चुके हैं कि आवेशों के गुण क्या है, आवेशन की विधियां क्या है, कितनी है वो भी बात, और अब तक ये भी जान चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। दोस्तों, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो अपने प्रभाव को दर्शा पाता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये आवेश अगर Q है तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक ये अपने प्रभाव को दर्शा पाता है उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और तीव्रता के लिए भी हमने बात की है। तीव्रता क्या है कि यदि मैं इस आवेश, ये तो इसका क्षेत्र है ही, लेकिन इस आवेश की सीमा में कोई अन्य आवेश, परीक्षण धनावेश जिसे हम कहते हैं Q0 मान लेता हूं, तो ये आवेश इस पर एक बल लगाता है, बल F लगाता है मान लेते हैं। तो इस बल और इस परीक्षण धनावेश, इन दोनों के अनुपात को हम तीव्रता कहते हैं। जब परीक्षण धनावेश को एकांक लिया गया तो दोस्तों तीव्रता किसके बराबर थी? बल के बराबर थी। यानी एकांक परीक्षण आवेश पर या एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल ही क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमने ये कहा था उसकी परिभाषा में कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये तीव्रता को लेकर बात की है, साथ ही मात्रक और विमा पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं लिखने जा रहा हूं बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीधा लिख देते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा। पहले तो दोस्तों इस हेडिंग का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करने जा रहे हैं। यदि कोई सा भी बिंदु आवेश आपके पास इस तरीके से है, बिंदु आवेश मान लेते हैं कि वो बिंदु आवेश Q है, तो इस बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु P पर, इससे R दूरी पे मान लेते हैं कि कोई बिंदु है P, इससे कितनी दूरी पर? R दूरी पर कोई बिंदु है P, वहां पर तीव्रता कितनी होगी। दोस्तों सिंपल सी बात है, एक परीक्षण आवेश यहाँ पे मान लेंगे और फिर उसके कारण उस पर लगने वाला बल ज्ञात कर लेंगे। लेकिन आपको चाहिए क्या? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यदि कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण, उससे R दूरी पर मान लेते हैं, R ही दूरी मानेंगे ना, तो R दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, वहां पर तीव्रता कितनी होगी। इस आवेश के कारण यहाँ पर बल कितना लगेगा, वही लगे बल को ही हम क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। तो इस आवेश के कारण यहाँ पर बल कितना लगेगा, यहाँ पर तीव्रता कितनी होगी, बस उसे ही कहेंगे। ये कौन सा आवेश है? बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लीजिए ये यहाँ पे ये रख दिया। अब यहाँ बिंदु पर तीव्रता माननी है, ज्ञात करनी है, तो आपको यहाँ पे कोई छोटा सा आवेश मान के चलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे मानता हूं परीक्षण धनावेश। मैंने कहा ना कि सॉल्व करने के लिए हम अक्सर परीक्षण धनावेश को मान लिया करेंगे, क्योंकि जब भी कोई तीरंदाज होता है और वो निशाना साधता है तो आगे लक्ष्य तो चाहिए होता है ना भाई, हम निशाना किस पे साधे, तो आगे कोई ना कोई तो होना ही चाहिए, है ना। तो यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करने, इसके कारण यहाँ पर तीव्रता तो कहाँ ज्ञात कर रहे हैं, कुछ तो आगे होना चाहिए। तो मैंने एक आवेश यहाँ पे मान ली, उसकी कल्पना मैंने कर ली जो कि परीक्षण धनावेश के रूप में है। दोस्तों इसके कारण यहाँ तीव्रता ज्ञात करनी है, लेकिन यहाँ इसके कारण लगा बल। तो एक बार देखें तो सबसे पहले तो माना फलाना लिख लेते हैं, वो तो हमें लिखना ही है। तो माना कि एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर स्थित बिंदु P है, जहां हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, माना एक परीक्षण धनावेश Q0 है जो बिंदु P पर रखा है। तो माना फलाना हर बार लिखना होता है, आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे कहता हूं
कि कूलाम के अनुसार, कूलाम नियम से, कूलाम नियम से इसके कारण इस पर लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होता है वो बात, और वो होता है 1/4πε0 और Q1 Q2 बट्टे r का स्क्वायर। लेकिन वहां दो आवेश थे Q1 और Q2, यहाँ दो आवेश है Q और Q0, तो Q ये लिख लेते हैं Q और Q0 बट्टे दूरी r और दूरी का क्या स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। तो ये बल लगता है इधर, कूलाम के अनुसार इन दोनों के मध्य बल तो इतना लगना चाहिए। लेकिन अगर हम तीव्रता की परिभाषा से कहें, तीव्रता की परिभाषा से, तीव्रता की परिभाषा ये कहती है कि तीव्रता जो है वो बल और Q0 आवेश का क्या है, अनुपात है। बल और Q0 आवेश का अनुपात है। अगर आप देखें तो बल का मान इतना है, ये बल का जो मान है मैं इस F की जगह अगर रखता हूं तो मामला क्या बनता है, देखें कि तीव्रता बराबर बल की जगह मैंने रख दिया 1/4πε0, साथ में Q0 बट्टे r का स्क्वायर बट्टे नीचे वाला ये वाला Q0 से Q0 बर्बाद हो जाना है, पीछे क्या बचा इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q बट्टे r का स्क्वायर। दोस्तों ये बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला है, जो सबसे छोटी डेरिवेशन इस चैप्टर की। दोस्तों तीव्रता की यहाँ पे बात कर रहा हूं, तो तीव्रता का जो फॉर्मूला है किसके कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु P पर, किसी भी बिंदु पर, यहाँ हो सकता है वहां हो सकता है, बिंदु पर तीव्रता का जो मान है वो इतना होगा। दोस्तों ये आपको याद आ रहा होगा कि इसे हम K कह सकते हैं, तो यहाँ E इज इक्वल टू आप ये कह सकते हैं कि KQ बट्टे R का स्क्वायर, KQ बट्टे R का स्क्वायर, जहाँ K 9 × 10 के घात 9 न्यूमेरिकल्स के लिए और 1/4πε0 सूत्रों के लिए। तो इस तरीके से होगा। यहाँ आपको एक बात पता चल रही होगी, तीव्रता जो है वो R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, ये नियतांक है K लगा था समानुपात हटा था, और K हटेगा फिर से समानुपात लग जाएगा, यानी कि E समानुपाती Q बट्टे R का स्क्वायर, Q बट्टे R का स्क्वायर, यानी R स्क्वायर के ये क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, R स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात दूरी बढ़ाने पर तीव्रता घटती है। दोनों आवेशों के बीच की अगर दूरी है वो आप बढ़ा रहे हो तो तीव्रता घटती है। यहाँ किसी बिंदु पर आप ज्ञात कर रहे हैं तीव्रता, और वो तीव्रता दोस्तों इतनी होगी, यदि ये R आप बढ़ा रहे हैं, बिंदु P यहाँ नहीं होकर यहाँ होता, तो दोस्तों दूरी बढ़ाने पर तीव्रता घटती। ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो रही है कि दूरी अगर बढ़ाते हैं तो तीव्रता घटती है। बिंदु P यहाँ पर होता तो तीव्रता इसकी बजाय कम होती है, यहाँ होता बिंदु P तो तीव्रता इसकी बजाय कम होती। तो हम कह सकते हैं कि दूरी बढ़ने पर तीव्रता घटेगी। तो ये बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फॉर्मूला है, जो आप याद रखेंगे, आगे इसका हम जो है यूज में लेंगे, इसको काम में लेंगे। तो ये टॉपिक था दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे एक नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक सिद्धांत के बारे में, जो है अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बात कही गई है अध्यारोपण के सिद्धांत में? दोस्तों अध्यारोपण के सिद्धांत में बहुत छोटी सी बात कही गई है, जिसको लेकर कोई विशेष चीजें हमारे पास नहीं है, बल्कि हम ये कहेंगे कि अगर किसी एक आवेश पर लगे बलों की तुलना हमें करनी है, लगे बलों कुल नेट बल वहाँ पे अगर ज्ञात करना है, तुलना नहीं, नेट बल अगर वहाँ पे ज्ञात करना है, तो हम सारे बलों का योग करेंगे। तो वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया है कि कहीं आपको बल चाहिए, यानी कुल बल चाहिए आवेशों के लिए, तो हम वहां पे टोटल जो भी जितने भी बल है, यानी F1 है प्लस F2 है प्लस F3 है, या और भी कितने सारे बल हैं, उन सभी बलों का क्या करेंगे, योग करेंगे। बस ये बात बताई गई है। या कहीं तीव्रता भी है तो ई नेट के लिए, कुल तीव्रता के लिए हम E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस
ई फॉर प्लस डॉट 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 ई एन तक हम करते चले जाएंगे। बस यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत में क्या कहा गया है, बस वो बात एक बार हम लिख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर, इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के कारण, बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल, अन्य आवेशों के कारण लगने वाला जो टोटल बल है, कुल बल, वो कुल बल कोमा सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के योग के तुल्य होगा। क्या होगा? योग के तुल्य। इस बात को एक बार समझें। इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला टोटल जो बल है, बल, कुल बल, वो बल उन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के योग के क्या होगा? तुल्य। दोस्तों, हमने बात की है अभी कि एक किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु यानी परीक्षण धनावेश Q0 पर जो बल लगेगा, वो बल कितना होगा, उसकी तीव्रता कितनी होगी, वो हमने अभी निकाली है कि वो तीव्रता इज इक्वल टू KQ/R का क्या होगी? स्क्वायर होगी। लेकिन ये यहाँ पे एक ही आवेश था जिसे हम Q1 मान के चल रहे थे। अगर मैंने कह दिया कि अगर कोई और भी आवेश है और दूसरा भी है, जैसे Q2 है, Q3 है, जैसे मान लीजिए Q4 है, तो इन सभी आवेशों के कारण इस आवेश पर, इस बेचारे आवेश पर जो बल लगेगा, बेचारे आवेश का मतलब परीक्षण धनावेश, इन सब के कारण इस एक पर लग रहा है तो बेचारा ही हुआ ना। तो इन सभी आवेशों के कारण, एक के कारण तो लगने वाला बल या बल की जो तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हमने ज्ञात कर ली। लेकिन यहाँ अगर आवेश एक से ज्यादा होते तो एक से ज्यादा इन सभी आवेशों के कारण इस पर लगने वाला जो बल होता, वो कुल बल कितना होता? तो कुल बल इनके कारण लगने वाले बलों के योग के क्या हो जाता? बराबर हो जाता। बस सिंपल सी बात है, समझे इस बात को। कैसे? मैंने कहा कि ये मैंने इसका संतुलन कर दिया, यहाँ से यहाँ तक हम बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर कोई आवेश है, कल्पना करके चलते हैं Q0 परीक्षण धनावेश है। यहाँ कोई आवेश है जिसे मैं कहता हूँ कि Q1 है, यहाँ कोई आवेश है जिसे मैं कहता हूँ Q2 है, और यहाँ कोई आवेश है जिसे मैं Q3 कहता हूँ, यहाँ मान लीजिए Q4 है, आगे और भी है ना। तो इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला जो बल होगा, उस बल की दिशा ये होगी, लगने वाला बल होगा, उस बल की दिशा ये होगी। दोस्तों, ये मान के चलते हैं कि इस आवेश, और भाई हमें दूरी चाहिए होती है, दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की कैलकुलेशन के लिए हमें उनके बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो यहाँ दूरी भी मान के चलते हैं, यहाँ दूरी, आवेश ये 1 वाला है, ये 0 वाला है, तो 0 1। इसके कारण इस पर जो लगने वाला बल है, उस बल की दिशा दोस्तों यहाँ होगी। इसके कारण Q3 के कारण बल लगेगा वो इस साइड, Q4 के कारण इस पर बल लगेगा वो इस साइड होगा। तो इसके लिए दूरी इतनी, इसके लिए मानते हैं R02, इसके लिए R03, इसके लिए R04 या R1, R2, R3, R4 ऐसा आप कह लीजिए। इसके कारण इस पर लगने वाला जो बल है, इसके कारण इस पर बल लग रहा है ना, तो वो बल लगने वाला बल F है। लेकिन अलग अलग करने के लिए मैं इसे F1 कह देता हूँ, इसे F2 कह देता हूँ, इसे F3 कह देता हूँ, इसे F4 कह देता हूँ। R1, R2, R3, R4 ले लीजिए, है ना। लेकिन बीच की दूरी 01, 02, 03, 04 लेवे तो और भी अच्छा है। ये लगने वाला बल 01, ये लगने वाला बल 02, ये लगने वाला बल 03 और ये लगने वाला 04। अगर ऐसा भी कह लें तो कोई नहीं, आप इसे कर सकते हैं। दोस्तों, अध्यारोपण के सिद्धांत में यह कहा गया है कि इन सभी आवेशों के कारण इस पर जो बल लगेगा, ये सारा कुछ लगेगा, लेकिन परिणामी बल जो होगा, कुल बल,
वो इन सब के कारण लगने वाले इन सारे बलों के योग के क्या होगा, बराबर। यदि इस पर Q0 पर आप कुल बल ज्ञात करना चाह रहे हैं, Q0 पर कुल बल, तो अध्यारोपण के सिद्धांत में ये कहा गया है कि ये कुल बल F टोटल इज इक्वल टू F01, F02, F03, F04 या और भी है तो होता चला जाएगा, योग के क्या होगा, तुल्य। बस ये छोटी सी बात है। हालांकि हम पहले से जानते हैं कि चीजें योग करने पर प्राप्त होती है, लेकिन अध्यारोपण के सिद्धांत में भी आपको वही बात कही गई है। तो ये है दोस्तों, अगर ये चीजें हैं तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि टोटल बल निकालने के लिए आप क्या करेंगे। आपको पता है कि हम पहले के लिए सॉल्व करते हैं चीज़ों को कि Q1 आवेश के कारण लगा बल, Q1 आवेश के कारण Q0 पर लगा बल, तो पहल Q1 के कारण Q0 पर जो लगा बल है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि बल के बारे में कूलाम बताते हैं, और कूलाम बल का फॉर्मूला हमें बता के चलते हैं कि 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर। लेकिन यहाँ R का स्क्वायर है, दूरी तो है ही हमारे पास, और दूरी ये मान के चलेंगे आवेश 1 है और कौन है, 0, Q1 है और 0 है, Q0 है, Q2 है, Q0 है, Q3 है, Q0 है, तो इन दोनों के बीच बल लगेगा तो वही कहेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक के लिए आपको बता दूंगा, बाकी सारा आप लेते चलेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम ये कहता है कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर, यही बात कहता है। लेकिन हमारे पास इससे मिलती जुलती ही चीजें हैं, यानी पहला बल इसके कारण इस पर लगने वाला बल, जिसे मैं F01 कहता हूं, वो कितना होगा, 1/4πε0 तो है ही, लेकिन Q1 Q0 बट्टे R01 का स्क्वायर, R01 का स्क्वायर। यदि हम सदिश कर रहे हैं दोस्तों तो R01 का मॉडुलस हो जाएगा और R01 का क्या हो जाएगा, के, ये इतना होगा। यदि दूसरी स्थिति हम ज्ञात करना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि Q2 के कारण, किसके कारण, Q2 के कारण, तो सिंपल होगा कैसे, F02 इसके कारण इस पर लगने वाला बल जो कि इतना है, तो F02 बराबर 1/4πε0 Q2 Q0 बट्टे R02 मॉडुलस का स्क्वायर R02। देखिए R02 का क्या, यहाँ समझो तीसरे के कारण जो लगेगा, जो तीसरी स्थिति होगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरा अगर आप डायरेक्ट भी लिखें तो लीजिए F03 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q3 Q0 बट्टे R03 मॉडुलस स्क्वायर R03 का के, है ना। यदि आप इससे आगे करना चाह रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ चौथे नंबर जो है, अगर n तक बात की जा रही है यानी F0n, तो यहाँ 1/4πε0 और साथ में Qn Q0 बट्टे R0n मॉडुलस स्क्वायर और R0n के, ये हो जाएगा। लेकिन अध्यारोपण के सिद्धांत में ये बात हमें कही गई है कि कुल बल अगर आपको ज्ञात करना है, इस बेचारे आवेश बीच वाला जो Q0 आवेश है, इस पर कुल बल आपको चाहिए, तो इन सभी बलों का हमें क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। कुल या नेट बल के लिए मैं यहाँ पे F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F या n तक है तो डॉट 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 प्लस 0 n तक हो जाएगा सदिश के रूप में। तो ये लीजिए, ये नियम कहता है। क्या इन सबको इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो अगर मैं उस फॉर्मूले में मान रखना चाहता हूं, तो दोस्तों फॉर्मूले में मान रखें कि F नेट जो होगा, कुल जो बल होगा वो कितना होगा। कुल बल के लिए हम करने जा रहे हैं, ये लीजिए, कुल बल के लिए पहला बल F01 जो कि है 1/4πε0 Q1 Q0 बटे R01 का मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 1/4πε0 सब में कॉमन है, तो क्या मैं इसे बाहर ले सकता हूँ? बिल्कुल। तो 1/4πε0 को मैंने बाहर ले लिया और
आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वहाँ Q0 भी सब में क्या है, कॉमन। तो यहाँ Q0 भी कॉमन ले सकते हैं, Q0 ये कॉमन आ गया, ये वाला और ये वाला कॉमन आ गया, पीछे जो बचा उसको लिख दीजिए। तो Q1 बटे R01 और R01 का केप प्लस Q2 बटे R02 और R02 केप प्लस R3 तक लिख दीजिए कि Q3 बटे R03 और स्क्वायर और R03 केप प्लस क्या हो जाएगा QN तक और बट्टे R0N मॉडुलस स्क्वायर R केप 03। ये यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़े, ये कोष्टक आपका पूरा बंद है। इसे आप सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर F नेट की बात की जाएगी दोस्तों, तो वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ Q0 बटे 4πε0 या KQ आप कह लीजिए इसे, तो और भी आसान, क्योंकि 1/4πε0 तो K बन ही जाना है। मैं यहाँ पे इसका सिग्मा कर देता हूँ। सिग्मा 1 से कहाँ तक बात हो रही है, n तक। 1 से कहाँ तक बात हो रही है, n तक। क्या है QI बटे R0I और मॉडुलस स्क्वायर R0I का क्या हो जाएगा, K। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों ये फॉर्मूला बनेगा इसके लिए। यानी अगर नेट बल कहीं पे ज्ञात आपको करना हो, किसी एक ही आवेश पर बहुत सारे आवेशों के कारण इस तरीके से बल लग रहा है और आपको कुल बल चाहिए, तो आप इन सभी के कारण लगने वाले जो बल है उन बलों का आप क्या कर डालेंगे, उन बलों का योग कर डालेंगे। तो ये स्थिति बनेगी जिसे हम अध्यारोपण का फॉर्मूला कहते हैं। दोस्तों अध्यारोपण के फॉर्मूले के अनुसार या फिर अध्यारोपण का सिद्धांत आपसे पूछ लिया जाए, शब्दों में इसे व्यक्त कीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार किसी बिंदु आवेश पर अन्य आवेशों के कारण लगने वाला कुल जो बल है वो उन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के योग के तुल्य होगा। बस ये बात आपको यहाँ पे बता के चलनी है। तो ये होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इस टॉपिक के बाद। उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप पेन और कॉपी लेके बैठें और चीज़ों को साथ में लिखते भी चलें, इससे ज़्यादा फायदा होगा। एक बार में आप समझ लेते हो और दूसरी बार जब लिखते हो तो और ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। साथ ही दोस्तों जिस प्रकार से मैथ को पढ़ा रटा नहीं जा सकता, याद नहीं किया जा सकता, वैसे ही फिजिक्स के साथ है। आप इसे याद नहीं कर सकते क्योंकि ये मैथ का ही एक हिस्सा है। आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, इन चीज़ों को मिलाने की कोशिश करें। मिलाने से दो फायदे आपको होंगे। एक तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत तगड़ी होगी और साथ ही आप अपने तरीके से जो आप तैयारी करना चाह रहे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो आप तैयारी करते रहें, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। जिस भी वीडियो को देखें पूरा देखना है आपको। और जब भी जो भी नए स्टूडेंट हैं वो पहले पुराने वाले वीडियो को जाकर देखें, यानी पहले चैप्टर के जो 4 वीडियो हम पहले कर चुके हैं उनको जाके देखें और उसके बाद 5वें पार्ट को देखें, तो आपको चीज़ें और आसानी से समझ में आने लगेगी। तो आप कंटिन्यू इनको देखें, है ना, सीरीज की तरीके से एक के बाद एक आप देखें। दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं और आगे एक जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट कह लीजिए, और वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों? मैंने चुंबकीय रेखा को लेकर आपसे बातचीत की है और बस वहीं से प्रारंभ करेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। हमें पता है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो अपने प्रभाव को दर्शा पाता है उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वो था विद्युत क्षेत्र। और चुंबक में हम ये पढ़ते हैं कि चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसे प्रदर्शित करने, वो हमें दिखता नहीं है, उसे प्रदर्शित करने के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का यूज वहाँ पे करते हैं। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैंने आपसे बात की है। पहली बात तो इसके लिए ये है कि बोर्ड में आपको गुमराह करने के लिए ये भी बोल दिया जाए कि फ्लक्स रेखाएं तो भी यही है, बल रेखाएं तो भी यही है, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी तीनों ही स्थितियां एक समान है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए इन रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ये भी रेखाएं हैं,
लेकिन चुंबकीय रेखाओं के लिए भी एक बात थी कि वो रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जिनकी केवल कल्पना की जाती है और ये भी हमें दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए बात है कि इनके गुण हमें पढ़ने होंगे और यदि जो है एग्जाम में सवाल पूछा गया तो इनमें से 3-4 बिंदु आपको वहां पर लिखने होंगे। साथ ही एक छोटा सवाल भी पूछा जा सकता है 1 नंबर का आपसे, और उस स्थिति में भी आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके बारे में मैं यूं कहूंगा आपसे, इसकी परिभाषा 2 तरीके से हो सकती है। कैसे? एकल धनावेश किसी विद्युत क्षेत्र में एक स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को आप लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं कह सकते हैं। तो पहली बात ये लिखोगे कि विद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं, और इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि देखो, कोई भी प्लस आवेश है और माइनस आवेश है तो हमेशा ही बल रेखाएं ये इस तरीके से होती है, यहाँ से निकलकर वहां जाती है। और इस बात का ध्यान रखें कि वो हमेशा ही प्लस से निकलकर माइनस की ओर बढ़ती है। प्लस से कहाँ बढ़ती है दोस्तों? माइनस की ओर। तो ये बल रेखाएं इस तरीके से होती है। स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को इसलिए कहा कि स्वतंत्र, यहाँ पे कोई धनावेश है, स्वतंत्र धनावेश यहाँ से निकलकर यहाँ गया, कोई अल्पावेश, तो हम कह सकते हैं उसका जो मार्ग है वो मार्ग, भाई यहाँ से निकलकर यहाँ जाती है रेखाएं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो मार्ग है वो मार्ग विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाएगा, या बल रेखाएं या फ्लक्स रेखाएं। दोस्तों, इसके लिए दूसरा पॉइंट है कि इन्हें विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो कहते ही है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, साथ में इन्हें बल रेखाएं भी कहा जाता है। बल रेखाएं, इसको प्रदर्शित करने के लिए बल को, है ना। और इन्हें हम कह सकते हैं अपनी तीसरी वाली फ्लक्स रेखा है। तो फ्लक्स रेखाएं, फ्लक्स जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते थे 10th क्लास में, एक छोटा सा टॉपिक इसको भी लिखकर था, है ना। तो ये अगली बात कि ये जो रेखाएं हैं, इस रेखा के, जैसे प्लस से निकलकर जो माइनस की ओर चली गई, इस रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है, वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। कि इस बिंदु पर, अगर हम इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा के इस बिंदु पर अगर हम रेखा खींचे, स्पर्श रेखा, तो वो विद्युत क्षेत्र की, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा, जो कि यहाँ है। तो आप ये लिखेंगे कि क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या बताती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। बस छोटी सी बात है ना। किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची तो वहां वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। आगे बढ़ें, और इसका एक महत्वपूर्ण गुण और भी है, वो पढ़ लीजिएगा कि ये सदैव खुला वक्र बनाती है। ये सदैव खुला वक्र बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती है। महत्वपूर्ण गुण है दोस्तों, पढ़ लेना। ये हमेशा ही खुला वक्र बनाती है। ये आपको भले ही बंद नजर आ रहा हो, खुला वक्र बनाती है, बंद वक्र नहीं बनाती है। मालूम चला दोस्तों। तो ये कुछ गुण है इन रेखाओं के, साथ ही इन्हें प्रदर्शित करने, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए इन रेखाओं का उपयोग किया जाता है। ये बात भी इनके लिए आप लिख सकते हैं। साथ ही एक और इसका गुण आपको लिखना होगा, वो गुण ये है कि ये जो रेखाएं हैं, यानी विद्युत बल रेखा, ये सदैव
धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है। ये रेखाएं जो है वो सदैव धनावेश से कहाँ चलती है दोस्तों, ऋण आवेश की ओर चलती है। अच्छा, एक चीज आपके दिमाग में और आ रही होगी कि यहाँ धनावेश और ऋणावेश है, तो ये रेखाएं सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है। लेकिन कहीं अगर एकल आवेश दिया गया, एक धनावेश दिया गया केवल, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र तो इसके चारों ओर है, ऐसा तो है ही है, हमने पढ़ा है। तो क्या इसको प्रदर्शित करने के लिए रेखाओं का उपयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर आप धन आवेश की बात कर रहे हो, यानी किसकी बात कर रहे हो, एकल धनावेश, यदि आप एकल धनावेश की बात कर रहे हो जैसे कि ये वाला, तो इसके लिए दोस्तों बल रेखाएं जो होगी, मैं यहाँ भाई हमें जब कुछ चीजों में अटकने का लगे तो आप वहां पे परीक्षण धनावेश को मान डालो, या मैंने माना परीक्षण धनावेश। दोस्तों परीक्षण आवेश हमेशा ही धन आवेश होता है, ऐसा मैंने आपको बताया है। धनावेश के मध्य इसके कारण इस पर लगने वाला बल बाहर की ओर हो, प्लस के कारण प्लस पर लगने वाला बल किधर होता है, बाहर की ओर, और इसलिए हम कहेंगे कि मानने के लिए, मैंने माना है, केवल माना है, मानते ही मेरे को पता चल गया कि बाहर की ओर, किधर की ओर, बाहर की ओर। तो धनावेश से निकलकर जाने वाली रेखाएं ये अनंत की ओर गमन करती है। एकल धनावेश के चारों ओर अगर हम रेखाओं की कल्पना करें दोस्तों, दो आवेश थे तब तो हमने कहा कि प्लस से निकलकर माइनस की ओर जाती है, लेकिन यदि आवेश एकल हो, यदि एकल धनावेश हो और एकल ऋणावेश हो, तो उसके लिए स्थितियां अलग होगी। एकल धनावेश के लिए हमने आपसे कहा है, परीक्षण मान के हमने कहा कि बाहर की ओर बल लगता है, मतलब रेखाएं बाहर की ओर गमन करती है। तो एकल धनावेश से निकलकर रेखाएं हमेशा अनंत की ओर क्या करती है, अनंत की ओर चलती है, ऐसा आप उसके लिए प्रदर्शित करते हो। इसका उल्टा, यदि बात एकल ऋणावेश की हो, कहीं पे दिया हो एकल ऋणावेश, तो उस बेचारे के लिए विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होगी, कैसे प्रदर्शित किया जाएगा, तो ये ऋणावेश है और यहाँ मैंने परीक्षण धनावेश माना। दोस्तों परीक्षण धनावेश ऋणावेश के मध्य लगने वाला बल अंदर की ओर, किसकी ओर, अंदर की ओर, तो विद्युत बल रेखा अनंत से कहाँ आएगी, इस ओर। ये याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कहाँ होगी, अनंत की ओर, किस ओर होगी, अनंत की ओर। तो अनंत की ओर है, अनंत से ऋणावेश की ओर, अनंत से आएगी ऋणावेश की ओर, और ये अनंत से अनंत की ओर जाएगी धनावेश से। तो दोनों ही स्थितियां एक दूसरे की उल्टा है। यदि एकल धनावेश है तो उससे निकलकर बल रेखाएं अनंत की ओर गमन करेगी, ऐसी कल्पना आपको करनी पड़ेगी। यदि एकल ऋणावेश की बात की जा रही है तो अनंत से आकर ऋणावेश में वो रेखाएं समाहित हो रही है, ऐसी कल्पना आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर विद्युत क्षेत्र की बात की जाए, कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, तो दोस्तों वो एक समान भी हो सकता है और वो असमान भी हो सकता है। एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं या एक समान विद्युत क्षेत्र का हमें पता कैसे चलेगा, तो देखिएगा कि अगर एक समान की बात हो रही हो, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी दिशा को बताए, वो दिशा क्या हो, समान। दोस्तों मैंने आपसे कहा कि किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, और वो दिशा यदि आपको कैसी प्राप्त हो, समान, और उसका परिमाण भी कैसा प्राप्त हो, समान, तो हम कहेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। कैसे, यदि मैं इस रेखा के इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच के देखता हूं, स्पर्श रेखा सीधी होती है दोस्तों, तो अगर मैं इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच के देखता हूं, ये इससे मिलती जुलती दिशा उस ओर, या स्पर्श रेखा खींचता हूं तो दिशा इस ओर, यानी खींची गई स्पर्श रेखा, ये देखो रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रही है। हर बार ये क्या है, समान, हर बार आपको क्या प्राप्त हो रहा है, समान, खींची गई स्पर्श रेखा कहीं भी खींचोगे समान होगा। तो अगर दिशा क्या हो दोस्तों, समान हो, तो हम उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहेंगे। कौन सा विद्युत क्षेत्र, हम उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कह के चलेंगे। और यदि स्थिति इसकी उल्टा हो, इसकी उल्टा मतलब यदि कहीं रेखाएं इस रूप में हो, ऐसी हो, या कोई और भी आप मान सकते हैं, अब देख लीजिएगा, रेड इंक में यहाँ पे यूज करूंगा,
इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची गई, ये इस तरीके से, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर, ऊपर की ओर। इस बिंदु पर खींच के देखें इस ओर, इस बिंदु पर खींच के देखें इस ओर, यानी हर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच के देखें तो वो अलग अलग प्राप्त होती है, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ अलग अलग है। और जब दिशा अलग अलग हो तो हम उसे असमान विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो दोस्तों एक समान विद्युत क्षेत्र का हम यूज करेंगे आगे, असमान का भी करेंगे, लेकिन असमान और एक समान में फर्क क्या है उस स्थिति को आप जरा समझ लीजिएगा। एक बात और है, इन बल रेखाओं के लिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए, फ्लक्स रेखाओं के लिए, तो वो बात क्या है, इन फ्लक्स रेखाओं के लिए अगर हम कहें तो ये जो फ्लक्स रेखाएं हैं वे सदैव खुला वक्र बनाती है, ये बात मैं आपको बता चुका। गुणों में आप लोग ये चीजें याद रखोगे, साथ ही स्पर्श रेखा दिशा को दर्शाती है। परिभाषा की कई बात होगी तो स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को हम कहेंगे, और एकल धनावेश और एकल ऋणावेश के लिए क्या होगा वो, और ये रेखाएं सदैव प्लस से चलकर माइनस की ओर, जैसे कि चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो भी एल से सदैव कहाँ चलती है, एस की ओर। तो ये भी इस तरीके से ही होगा, है ना। तो ये सारा जो मैटर था वो था विद्युत क्षेत्र रेखाओं को लेकर, और इन रेखाओं को प्रदर्शित किया जाता है, इन रेखाओं को बनाया जाता है विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए। तो ये टॉपिक, और दोस्तों आज का ये वीडियो सेशन यहीं तक, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और पढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपने आप को आप प्रेरित कीजिए पढ़ने के लिए। दोस्तों वक्त देखते ही देखते चला जाता है और कई लोग जुनून चढ़ता है कि इस बार तो बिल्कुल पढ़ेंगे, इस बार बहुत अच्छा पढ़ेंगे, और फिर लेके बैठते हैं अपनी कॉपी, और कॉपी लेके बैठेंगे और उसमें पहली हेडिंग डालेंगे विद्युत क्षेत्र एवं आवेश। पढ़ना शुरू करेंगे, थोड़ी देर पढ़ेंगे, कुछ मन होने लगेगा कि टीवी देखें, मोबाइल चलाएं, और तुरंत उठ के वहाँ से चलो आज चला लेते हैं, कल से और पढ़ेंगे। दोस्तों ये पढ़ने का जुनून होता है, और ये पहली हेडिंग जो आपने कॉपी में डाली है वो वहीं की वहीं रहती है, और बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ जाते हैं और फिर हम अचानक से तैयारी करने लगते हैं, लेकिन टाइम कम होने के कारण हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पाती है, और ऐसी स्थितियों में बहुत बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ता है जब हमारा रिजल्ट हमारे सामने होता है। दोस्तों वो बात नहीं, आप लोग यदि जितना पढ़ना चाहिए उससे आधा एक घंटा कम ही पढ़ रहे हैं, कम भी पढ़ रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप रोजाना जो टाइम है अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रोजाना पढ़ें, आप नियमित रूप से पढ़ाई करें तो आप बिल्कुल जीतेंगे। और एनवीरा आप लोगों की सहायता के लिए आपके साथ खड़ा है, पूरी टीम खड़ी है, काम कर रही है, और उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा कर पाओगे, और ये भी उम्मीद है और आशा भी है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं मेरे सब्जेक्ट में फिजिक्स में कहीं आपको कोई परेशानी होती है तो आप तुरंत कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर प्रत्येक बच्चे का जवाब मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, है ना। तो पढ़ते रहें, और हमारी जो उम्मीदें हैं उनको भी, उन उम्मीदों पे आप खरे उतरेंगे, ऐसी भी आशा है हमें। पढ़ते रहें दोस्तों, मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें। धन्यवाद।